नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इस समय राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर के खूब हो हल्ला मचा हुआ है, खूब चर्चा चल रही है, बिहार के लोगों को उसका इंतजार हो रहा है। इधर दूसरी तरफ बड़ी खबर यह आ रही है कि अमित शाह साहब के जो हनुमान है अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने कुछ ऐसी जो है वो ऐसे पेच फंसा दिया है जो राहुल गांधी के लिए बूस्टर डोज की तरीके से काम कर रहा है, एक संजीवनी की तरीके से काम कर रहा है। अमित शाह साहब के हनुमान कहे जा रहे हैं, जाते हैं अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर ही अगर उनके लिए मुश्किल बढ़ाने लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। बिहार यात्रा राहुल गांधी के हिसाब से अगर हम बात करें और बिहार के हिसाब से बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंट है, और भाजपा के लिहाज से बात करें, नीतीश कुमार के लिहाज से बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंट है। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी जन्माष्टमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जो कुछ ये हुआ है, जो खासतौर पे अनुराग ठाकुर ने जो कुछ किया है, इसको आप एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं, कंक्लूड करना हो तो, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मामला उठाया था वो एक बहुत ही छोटे स्केल पे था और वो रिसर्च के बेस पे था। 6 महीने की मेहनत थी और कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल जो लोकसभा सीट है उसकी केवल एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी थी, उसका नाम है महादेवपुर। उसमें जो राहुल गांधी कर पाए सारा डेटा एनालिसिस, उसमें 1,250 वोटों में गड़बड़ थी। उसको काउंटर करने आए अपने क्या नाम है अनुराग ठाकुर साहब। बिल्कुल ठीक कहा आप, अनुमान किसके। उन्होंने वो गए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। 6 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी जिसमें राहुल गांधी की प्रेजेंट कंस्टिट्यूंसी, रायबरेली, अमेठी, अपने क्या नाम है वायनाड, अपने क्या नाम है अखिलेश की, और जो अभिषेक बनर्जी की, और स्टालिन की उधर जो कर्नाटक तमिलनाडु, ऐसी 6 सीटों का एक डेटा एनालिसिस का फिगर दिया उन्होंने और उसमें कह दिया कि यहाँ पर लाखों वोटों की गड़बड़ी है। तो राम प्रकाश जी, सवाल तो ये है कि आज सरकार केंद्र में किसकी 11 साल से, चुनाव आयुक्त किसके हैं 11.25 साल से, और उन जो मतदाता सूचियां हैं उनको ठीक रखने का काम किसका है। वो सारा कांग्रेस को घेरने के चक्कर में, विपक्ष को घेरने के चक्कर में, इंडिया अलायंस को घेरने के चक्कर में उन्होंने वो उड़ता तीर खुद ही पकड़ लिया। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा, इवन चुनाव आयोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकले। और उसने राहुल गांधी को एक ऐसा वो दे दिया है हथियार कि उसके बाद अब वो थमने वाले नहीं। जैसे ही अनुराग ठाकुर ने ये सब किया, आप एक अंतर देखिएगा। जैसे ही राहुल ने किया, उनको 2 नोटिस आए, एक कर्नाटका सीओ से और दूसरा हरियाणा सीओ से। क्या आप बताइए, आप एफिडेविट दीजिए। उन्होंने केवल एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी का जिक्र किया। अनुराग ठाकुर ने 6 पार्लियामेंट, और उनको अगर ब्रेक करेंगे आप तो 35 असेंबली में फैक्ट्स और फिगर्स के साथ वो सारे का सारा एम्युनिशन दे दिया विपक्ष को। अब सवाल ये है कि उनको तो एक असेंबली में 6 महीने लगे और इनको 6 पार्लियामेंट को एनालाइज करने में चंद घंटे लगे। तो इसका मतलब बड़ा साफ था कि इनके पास मशीन रीडेबल वो वोटर लिस्ट थी और पलक झपकते उन्होंने कर दिया। अब राहुल गांधी को उससे हथियार क्या हाथ लगा कि वो एक असेंबली की कह रहे थे, उनके पास 35 का डेटा आ गया। अच्छा, राहुल वाले को तो आप झूठ बता सकते हो, समस्या क्या है कि अनुराग वाले, ठाकुर वाले को ना तो इलेक्शन कमीशन झूठ बता सकता और ना बीजेपी झूठ बता सकती। यानी कि विपक्ष और पक्ष इस मामले पर एक ही पक्ष में खड़े हो गए हैं कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ है। तो राहुल गांधी को और कुछ स्टेब्लिश करने की जरूरत है क्या? इसी थीम को लेकर के वो कल मैदान में उतरने जा रहे हैं सुबह, तेजस्वी यादव साथ। और एक बेसिक अंतर देखिएगा राम प्रकाश जी, जो आपने अभी पिछले रिसेंट समय में नहीं देखा होगा। मोदी जी जब भी किसी स्टेट में प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां की जो कैंपेन मटेरियल से लेकर के हर चीज, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, व्हाटएवर, हर जगह केवल मोदी होते हैं। उनके अपनी पार्टी के सीएम, अपनी पार्टी के लीडर और अलायंस पार्टनर्स भी नहीं होते। और राहुल गांधी का जो भी बिल्डअप है सोशल मीडिया से लेकर के जितने भी वीडियोज और वो देखा आपने, हर जगह यू विल फाइंड के तेजस्वी हाथों में हाथ लेकर के हर फ्रेम के अंदर साथ, हर मिनट में नहीं, हर फ्रेम के अंदर साथ। और वो वीडियोस कहां से शुरू होती है? लालू और राहुल गांधी की जो बॉन होमी है, जो उनके आपस के संबंध है, उसके बाद अपने क्या नाम तेजस्वी के साथ और पूरे लालू परिवार के साथ। और अब हालत ये हो गई है कि बीजेपी कंप्लीट बैकफुट पे है, उसका सारा पोमेरियन मीडिया बैकफुट पे है। तो अब उनके पास और कुछ नहीं आया तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया है कल से, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तमाम जो आपके ए के चैनल्स हैं, कि गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर फूट है मुख्यमंत्री के पद को लेकर। और राहुल को कुछ कहने की जरूरत नहीं ना तेजस्वी को। वो जो कैंपेन मटेरियल जारी कर रहे हैं कल से, वो आपने देखा होगा हर फ्रेम के अंदर तेजस्वी और राहुल हाथों में हाथ डाल करके जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं।
तो ये जो अपने क्या नाम अमित शाह जी के जो अनुमान थे, इन्होंने ऐसे संकट में डाल दिया कि अब उन्होंने जो कुछ किया है, चुनाव आयोग ने अभी तक उनके बारे में कोई टिप्पणी की है सोर्सेज के द्वारा ना, उन पे तो कर रहे थे, ना कोई टिप्पणी हुई, ना उनको कोई नोटिस आया। नहीं तो इनको तो 5 स्टेट से नोटिस बनता था, वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु से लेकर केरला से लेकर के यूपी तक, हर जगह बनता नोटिस। वो नोटिस नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सेल्फ गोल किया है, ये राहुल गांधी के लिए एक ऐसा, जिसको आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, संजीवनी मिली है और अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से मिली। जो सत्ता पक्ष हर बात पे उनको पानी पी पी कर कोसता है, कुतर्कों के साथ घेरता है, उसी ने उनको ऐसा वो दे दिया हथियार कि जो उनका परमाणु बम जिसको कह रहे थे, वो हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम बन गया। आज बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। जो ट्रैप के अंदर बीजेपी चल के गई थी, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिला। हम इस प्रकरण पे आ जाते हैं, जरा 1 मिनट के लिए उसको स्टॉप कर देते हैं। आपने कहा कि मोदी का चेहरा अकेले रखा जाता है, राहुल तेजस्वी को साथ में रख रहे हैं। वो तो दावा करते हैं, भाजपा तो सीना ठोक के कहती है कि हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मोदी जी के चेहरे को अकेला रखेंगे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, हम किसी को क्यों आगे करें। और ये बात मोदी जी सदन में कह चुके हैं कि एक अकेला सब पर भारी। तो और उसके सापेक्ष वो राहुल को कहते हैं कि भाई राहुल का अपना कोई जनाधार नहीं, इसलिए इनको किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत है। नहीं, उनका अपना वो है, लेकिन इस पूरे मामले में जो एक बॉन्डिंग का जो मैसेज जा रहा है ना राम प्रकाश, देखिए इस जो बिहार का चुनाव कितना क्रिटिकल क्रूशियल, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भी ज्यादा समझदार है, दर्शकों को ये बात सारी समझ में आती है। मोटे तौर पर आप देखिए इसकी शुरुआत, जब एक तरफ आपने महाराष्ट्र का मॉडल देखा कि किस तरीके से लाखों वोट ऐड किए गए, और जिसको SIR कह रहे हैं आप, विशेष पुनरीक्षण आप कह रहे हैं, उसकी एक लेट डाउन प्रक्रिया होती है। और इस देश में जब भी SIR हुआ है, उसमें 6 महीने से 1 साल का समय है। इन्होंने जब यहाँ पे फीडबैक ले लिया अपनी एजेंसीज के जरिए, ग्राउंड वर्क के जरिए, पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश कुमार के लिए मौजूदा हालात में जीतना मुश्किल है। तो उन्होंने ये SIR की टेक्निक डिवाइस की, ये पकड़ ली गई राम प्रकाश से। और पकड़ी कैसे? आपने तमाम मॉडल्स देखे, वोट एडिशन का देखा, डिलीशन का देखा, यूपी के इलेक्शन में सुप्रेशन का देखा, और यहां पे इन्होंने गेम किया मास डिलीशन का। वो सारे का सारा पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? कि जिस बात को विपक्ष शुरू से कह रहा था कि जो लाखों बेचारे गरीब है, कमजोर है, आदिवासी है, बैकवर्ड है, दलित है, इवन अल्पसंख्यक, उनके वोट काटे जाएंगे। तो चुनाव आयोग की वो चोरी सीधे सीधे पकड़ी गई कि 1 महीने के एक्साइज में चुनाव आयोग को यह मानना पड़ा कि 65 लाख नाम हट रहे हैं अभी तक। और जो असली खेल है उसको अभी भी चुनाव आयोग, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 6 हियरिंग हो चुकी है 10 जुलाई से, असली खेल अब तक नहीं बताया। हर वो असली खेल आपको मैं बता दूं। वो खेल क्या है राम प्रकाश जी? 65 लाख तो आपने स्वीकार किए, कौन लोग हैं? आपने कहा साहब 22 लाख तो मर गए, बाकी प्रवासी हो गए, दूसरी जगह पे जाके बस गए, और ये सारे का सारा फिगर है। असली खेल क्या है कि जो फार्म भरे हैं 7 करोड़ 36 लाख, उनमें से डॉक्यूमेंट किसके साथ, कितनों के साथ है और कितनों के साथ नहीं है, ये फिगर का चर्चा ना चुनाव आयोग कर रहा, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। यानी कि जो अब 31 अगस्त आएगी, उस तक ये सारे दावे दुबे सब निपटेंगे, और 30 सितंबर को रिवाइज लिस्ट आनी है जो कि फाइनल है। इस सारे खेल में 65 लाख तो आप ऑलरेडी काट चुके हो। जो फार्म नहीं जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो संख्या 60 से 70%, प्रशांत भूषण ने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो क्या इतने लोग वोट कट जाएंगे क्या? और दूसरी स्थिति देखिए आप, राहुल गांधी कल पहुंच रहे हैं पटना में, 14 दिन 31 तक वो रहेंगे तमाम उसके अंदर, और 1314 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, सारी चीजें करेंगे। उस सारे के अंदर असली खेल जो है कि एक तरफ बिहार के अंदर इतनी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, लोगों के पास अपना कहीं जाकर के सिर छुपाने की जगह नहीं है, वो किसको तो कहां से तो कागज लाएंगे, कहां जमा करेंगे। तो ये जो टाइमिंग है, ये भी इतनी अमानवीय है कि आप उन दिक्कतों को छोड़ करके आप आदमी को यहाँ पे फंसा रहे हैं। ये सारी चीजें बेसिकली बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए इतनी जबरदस्त काउंटर प्रोडक्टिव होने वाली है, जिसका अंदाजा अभी फिलहाल बीजेपी को होने लगा है। जो इनिशियल संकेत, जो प्रिलिमिनरी सर्वेज आ रहे हैं, उसमें अभी से इंडिया अलायंस को आगे दिखाना शुरू कर दिया। और अभी तो चुनाव का बिल्डअप शुरू नहीं हुआ, अभी तो लोगों में भगदड़ी मची हुई कि वोट बचे गए। उस सारे में जब राहुल गांधी जब पहुंच रहे हैं वहां पर, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसको देखने की चीज। जब ये दोनों जने लगातार कल से शुरू करके 31 तक चलेंगे, और 1 तारीख को आपको पता है कि वहां पर गांधी मैदान में बहुत स्टेट लेवल की बड़ी रैली होगी, जातिगत जनगणना से लेकर के, और जो ये वोट काटने वाला अभियान, इसका तो सीधा सीधा नाम वोट चोरी अभियान रख दिया उन्होंने। और जो आपने जो भी उनका पब्लिसिटी मटेरियल देखा है, जो राहुल गांधी की टोन और टेनर देखी है,
जो उन दोनों की बॉन्डिंग देखी है, उससे देखिए कमाल क्या है कि इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है बिहार में वोट काटने का, और नीतीश कुमार के मुंह से आपने अभी तक एक शब्द नहीं सुना। तो नीतीश कुमार बिहार के लोगों से किस मुंह से वोट मांगेंगे? लोग कहेंगे जब हमारी वोट कट रही थी तब आप कहां थे। तो आज बिल्कुल डिफेंसिव पे है, बैकफुट पर है। नीतीश को तो आप ढूंढ ही नहीं सकते चुनाव में कहा है। सारे का सारा खेल चाहे सरकार चलाने का हो, चाहे नीतीश की पार्टी चलाने का हो, चाहे चुनाव कैंपेन हो, स्ट्रेटेजी हो, जो कुछ है वो सारा मोदी जी के सिस्टम से हो रहा है। तो नीतीश कुमार तो ऑलरेडी ऑफ हो चुके हैं एक तरीके से, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। और बिहार का आदमी कितना पॉलिटिकली अवेयर है, कितना जागरूक है, कितना संवेदनशील है, ये भी हमें बताने की जरूरत है। जो लोग 10-10, 15-15 साल से दूसरे राज्यों में बेचारे रोजगार कर रहे हैं, वोट सबके बिहार में है, और उनके जितने बड़े पैमाने आप वोट काट रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कितना खतरनाक होगा, वो उसकी भूमिका ये यात्रा बढ़ाएगी। और बिहार जिस तरह आंदोलनों की भूमि है, जिस तरीके से आपने बिहार बंद का इम्पैक्ट देखा था, तो आने वाले समय मुझे लगता है कि मोदी और शाह को यहाँ जो डैमेज हो गया है उससे लेने के देने पड़ जाएंगे। जो एक सीट राहुल गांधी जिसको मॉडल लेके चल रहे थे, उसका क्वांटम इन्होंने 35 गुना बढ़ा दिया। जब ठाकुर ने ये कह दिया, अनुराग ठाकुर ने, कि ये 6 पार्लियामेंट में ये हुआ था, इसका जवाब दे दीजिए, तो दैट इज एडमिशन ऑफ गिल्ट। और चुनाव आयोग की उस पर चुप्पी सीधा सीधा ये बताती है कि चुनाव आयोग और भाजपा एक है। जब अनुराग ठाकुर को पलक झपकते ही 6 पार्लियामेंट की डिजिटल सूची मिल सकती है, मशीन रीडेबल मिल सकती है, तो अभी तक कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को कर्नाटक की सूची क्यों नहीं मिली, महाराष्ट्र की क्यों नहीं मिली, वाराणसी की क्यों नहीं मिली? वो तो प्रधानमंत्री की चुनाव को वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध, दीजिए आप सूची। तो चुनाव आयोग भी कंप्लीट बैकफुट पे आ गया है। जो कारनामे राजीव कुमार के थे वो अब ज्ञानेश गुप्ता को भुगतने पड़ेंगे। यू टेक इट। जी सर, एक चीज हम लोग ये मैं समझना ये चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो हम लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमाम प्रदेशों में किस कदर से रोकने की कोशिश हुई, क्या हश्र किया गया, तो क्या बिहार में सरकार उनकी घेराबंदी नहीं करेगी? क्या राहुल गांधी को यात्रा करने देगी सरकार? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए फिर वही बात है कि अगर सरकार में थोड़ी सी भी सद्बुद्धि बची हुई, तो जो अनुराग ठाकुर का जो फोपा हुआ है उसके बाद तो ये शांत रहे, क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल उनको ऑलरेडी दे दिया आपने कि आपके पास अब डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, छुपाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, ना सरकार के पास, ना मोदी जी के पास, ना इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बावजूद भी अगर, जैसे आपने ध्यान किया होगा, जब पहले राहुल गांधी 2 बार बिहार गए, दोनों बार उनको रोकने की कोशिश की गई। कहीं पर जो वेन्यू था वहां पर जाने से रोका गया, वो घूम फिर के गए, पैदल जाकर के गए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, झड़प भी हुई। तो वो जितनी चीजें होंगी उससे सरकार और कमजोर दिखाई देगी, और ज्यादा कमजोर। और अगर जो कुछ हो रहा है उसको स्वतःस्फूर्त होने देंगे, तो कम से कम उनको ये मौका नहीं मिलेगा राहुल को, तेजस्वी को कहने का कि देखिए हमें रोकने की कोशिश की। लेकिन समस्या क्या है राम प्रकाश जी, जो आपकी आशंका है ना, वो निर्मूल नहीं। अगर नीतीश कुमार होते शासन की कंट्रोल में तो एक स्थिति थी, लेकिन आपको भी पता है, ये कहने की और बताने की जरूरत नहीं कि नीतीश कुमार तो केवल एक सिंबॉलिक वो है कि वहां पर बैठे हुए हैं। जिन जिन चीजों का नीतिगत स्तर पे वो विरोध करते थे, बिजली को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, वो अपनी सारी नीतियों से यू टर्न कर चुके हैं, बीजेपी के कारण, बीजेपी के दबाव के कारण। और अब तो बिहार में ये बात साफ है कि उनकी पार्टी को भी कौन चला रहा है, उनकी सरकार को भी कौन चला रहा है। ऐसे में जो ये यात्रा है, बेसिकली देखिए कल से शुरू होगी, 31 तक के बीच में 3 दिन का ब्रेक है। 1300 किलोमीटर के आसपास इसको मूव करना है, और हाइब्रिड टाइप की है, थोड़ी देर पैदल थोड़ी देर गाड़ी में, उस टाइप से है। 23 जिलों में इसको जाना है, 50 विधान, ऑलमोस्ट बिहार की सारी पेरिफेरी, इंटरनल पेरिफेरी को ये ऑलमोस्ट टच करने वाली है। ऐसा रूट बनाया गया, रूट दिखा दीजिएगा दर्शकों। अगर उसमें कहीं भी रोकने की कोशिश की गई, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो एक है, उसके अलावा जो लाउड एंड क्लियर मैसेज होता है ना पॉलिटिकल, कि क्यों रोका जा रहा है, क्या वो कार्यक्रम अघोषित है, क्या वो टूर नोटिफाइड नहीं है, क्या वो कोई अवैध और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, या एक विपक्ष के नेता के नाते अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, जो उनका अधिकार है। ऐसे में अगर उनको कहीं भी रोकने की या डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, तो और ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। नीतीश कुमार होते तो एक स्थिति है, उनको थोड़ा बहुत आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई वो करेंगे नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली। लेकिन जिन ताकतों का कंट्रोल है उनके ऊपर, और जिन सरकार का कंट्रोल है, वो किसी भी हद तक जा सकती है, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। जो अनुराग ठाकुर ने किया है, आप सोच सकते थे कि बीजेपी कभी ऐसा काम भी कर सकती है कि राहुल गांधी की बात को ही 35 गुना एम्पलीफाई कर दिया। नहीं तो ये बीजेपी तो आपको पता है। और दूसरा ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो पमेरियन मीडिया उस बात को डिफेंड कर पा रहा,
ना सूत्र कर पा रहे चुनाव आयोग की तो सिट्टी पिट्टी गुम है। उस दिन के बाद जो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश थी सोर्सेज से, वो भी बंद होगी चुनाव आयोग की। स्वाभाविक है, सीधा सवाल आएगा कि भाई हमने तो एक कंस्टिट्यूंसी की, तुम तो 35 वाले कुछ नहीं कह रहे, वो चीज स्टेब्लिश होगी। तो हर चीज इस मामले में क्या है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। जैसे अनुराग ठाकुर ने मुंह खोला, राहुल गांधी की एक एक बात स्टेब्लिश होगी। आए तो वो क्या कर रहे थे कि राहुल गांधी को काउंटर करने आए थे कि तुम्हारी कंस्टिट्यूंसी में यही है, लेकिन वो ये भूल गए कि राहुल गांधी की कंस्टिट्यूंसी हो, अखिलेश की हो, डिम्पल की हो, स्टालिन की हो, प्रियंका की हो, वो वोटर लिस्ट नहीं बनाते हैं, वोटर लिस्ट चुनाव आयोग बनाते हैं। तो उन्होंने भी अनजाने में, नासमझी में, या जिसको कह ले आप सत्ता के अहंकार में, बहुत ज्यादा जोश में, ये भी नहीं सोचा कि इसके फॉलोआउट्स क्या होंगे। पहला फॉलोआउट तो यही हुआ कि सारे देश ने पूछना शुरू किया कि भैया तुम्हारे पास ये मशीन रीडेबल लिस्ट कहां से है, ये डिजिटल वोटर सूची कैसे है, और तुम्हारे पास आई तो हमारा भी अधिकार, हमें भी दे दो। उससे इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता थी वो घेरे में खड़ी है कि इनके पास डिजिटल लिस्ट है, बाकी किसी के पास नहीं है। 6 महीने से सारा विपक्ष मांग रहा है, इंडिया अलायंस मांग रहा है। तो उस एक नासमझी ने आज भारतीय जनता पार्टी को वहां ला करके खड़ा कर दिया कि वो दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, और अगर सही मायने में कहो, दे हैव स्टॉप ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। अब तो वो कोशिश भी नहीं कर रहे, जो हो गया उससे आगे बढ़ जाओ। पता है मीडिया कुछ कहेगा नहीं, सवाल कोई पूछेगा नहीं, आगे और बढ़ जाओ। और जो कल मोदी जी ने, आपने देखा होगा, जो 1 घंटा इतने 43 मिनट का जो भाषण दे दिया, इतना लंबा चौड़ा, उसमें जो खेल हुआ है, वो बाद में जो आरएसएस का जिक्र किया गया जिस तरीके से, वो क्यों किया गया कि जितने भी वोट चोरी से लेकर के प्रधानमंत्री की सीट पे जो वोटों का ये हुआ, उस सारे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूरे देश की बहस को आरएसएस पे लाके खड़ा कर दिया। और फिर वही बात है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आरएसएस को मोदी जी ने क्या कहा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, और हाल ही में जब से मोदी जी आए हैं, पूरे देश में एनजीओ का क्या हाल किया गया है तमाम कायदे कानूनों के नाम पर। और जो मोदी जी की आरएसएस एनजीओ है, वो तो उसके ऊपर तो कोई कानून लागू नहीं होता, ना तो वो रजिस्टर्ड है, ना उसका कोई संविधान है, ना उसका कोई पैन नंबर है, ना उसका आयकर रिटर्न है, ना उसकी कोई मेंबरशिप है, कुछ भी तो नहीं। तो वो वहां भी फंस गए। एक पूरे देश के सत्ता तंत्र को वो तो कहते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हैं, मोदी जी ने उनको एनजीओ बता दिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि भारत पर आज की तारीख में एक पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता नहीं है, एक एनजीओ द्वारा संचालित पार्टी की सरकार है। आरएसएस भाई, तो मोदी जी ने कहा है ना, मैं आप कैसे डिनाई कर देंगे वो एनजीओ नहीं, मोदी जी ने कहा है। तो वो एनजीओ ये बताए कि वो कौन से कानून के तहत एनजीओ है, कहां से रजिस्टर्ड है, कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उसने पूरे किए हैं। तो ये जो मोदी जी ने किया था, ये आरएसएस को एक लेजिटिमेसी देने के लिए किया था, और बहस का ध्यान मोड़ने के लिए किया था। बहस का ध्यान मुड़ा, लेकिन उससे आरएसएस भी फंस गई, और मोदी जी के भी जो क्रेडेंशियल्स है वो भी वीकन हो गए। और पूरे देश में आरएसएस के 100 साल का जो इतिहास है, वो सारे का सारा लोगों ने उधेड़ के रख दिया कि इन्होंने पिछले 100 साल में किया क्या है। पहले 25 साल अंग्रेजों का साथ, और उसके बाद हर 25 साल के कालखंड में ये क्या क्या करते चलेंगे, और देश के प्रति इनका योगदान जीरो है। ये चीज जो अब तक नहीं, इस पीढ़ी को नहीं पता थी, वो पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में जब से मोदी जी का भाषण खत्म हुआ है, इस देश के हर आदमी को पता लग गया कि आरएसएस का हिस्टोरिकली क्या रेफरेंस था और आज क्या रेफरेंस है, और वो एनजीओ कैसे हो सकते हैं। पूरे मोदी जी खुद भी तो आरएसएस से है, तो क्या वो भी उसी एनजीओ से आए हैं? ऐसी एनजीओ जो देश के संविधान के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, देश के कानून के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, देश के आयकर विभाग के कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, देश में कहीं रजिस्टर नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होता है सीएनजीओ का, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे राम प्रकाश जी, पैन कार्ड नहीं है भाई। पूरे देश में आरएसएस की कितनी संपत्तियां हैं? आप एक काम कीजिएगा, यहां से निकल करके अपने खाते में 51,000 रुपए जमा कराने की कोशिश कीजिएगा, बैंक वाले बना कर देंगे, कहेंगे भाई साहब पहले पैन नंबर ले आओ। और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी दिल्ली में, अगर इनके जाके ऑफिस देखोगे ना 12 मंजिल का, आपकी आंखें चुली आ जाएंगी। उनका तो खाता ही नहीं होना चाहिए, पैन नंबर नहीं है भाई। मोदी जी कह रहे एनजीओ है वो। कल के बाद जो आरएसएस जिस तरीके से बैकफुट पे गई है, आप सोच सकते हैं। फिर वही बात है, अनुराग ठाकुर वाली गए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, क्या करने गए थे, क्या लेके फंसा के खड़ा कर दिया। हम बिहार की बात कर रहे थे, कैंपेनिंग की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार का जिक्र आया। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिख रहे हैं, एक तो ये बड़ा सवाल है। एसआईआर पर वो मौन है, तो वो साथ में है भारतीय जनता पार्टी के, ये तो दिख रहा है एसआईआर पे, लेकिन कैंपेनिंग में उनके साथ कहीं खड़े नहीं दिख रहे हैं। इससे लग रहा है कि चीजें दूसरी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि वो विरोध नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष के साथ भी नहीं है।
एक एक और चीज है, वो भले ही कैंपेनिंग में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो एक के बाद एक तमाम अनाउंसमेंट्स करते चले जा रहे हैं। चाहे वो फ्री बिजली देने की बात हो, अब उन्होंने जो है वो कुछ नौकरियों का नए सिरे से ऐलान कर दिया, मोदी जी भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो कैंपेनिंग की लाइन तो सेम है, लेकिन नीतीश कुमार साहब घोषणाएं कर रहे हैं और मोदी जी जो है वो एसआईआर के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि वो एसआईआर से ही चुनाव जीत लेंगे। ये तो मोदी जी का तो ठीक सोचना है, मोदी जी के लिए नई चीज थोड़ी, वो तो हर जगह ये एसआईआर हाँ, आपने यहाँ नाम दे दिया, यहाँ पर आपने एक सिस्टमेटिक नाम दे दिया एसआईआर, हालांकि संविधान में नहीं है वो, संविधान में केवल पीरियोडिक रिवीजन है और इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल शब्द किसी एक्ट में नहीं है, ये आप पुराने चुनाव आयुक्तों से पूछ लीजिए। मोदी जी की तो पार्टी ने एक ही कॉज को चैंपियन किया है पिछले 11.5 साल में, वो है चुनाव जीतना। आपको क्या लगता था, मैं और आप सारे क्या कहते हैं कि भाई इतनी जबरदस्त चुनाव फाइटिंग मशीन है, ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है। आज देश को पता लग रहा है कि वो मशीन क्या है। मैं हमेशा कहता था आपको ईवीएम पे बाद में जाइएगा, ये खेल सारा डेटा मैनिपुलेशन का है, और वो डेटा मैनिपुलेशन आज ओपन एंड शट केस है पूरे देश के सामने। किसी स्टेट में चले जाइए आप, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक से लेके एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, एनीवेयर यू गो। तो अब मोदी जी ने तो उसको चैंपियन कर रखा है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये बिहार है। जब आप 65 लाख वोट काट दोगे एक झटके के अंदर, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ये नाम दे दो, आके क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट में वकील कि हम ये देने को बाध्य नहीं। उसके बाद झड़क पड़ती है, 14 तारीख को फिर आदेश दिया जाता है। अब भी क्लियर नहीं है देंगे नहीं देंगे, किस रूप में देंगे, उसका रिवीजन कैसे होगा, लोग उसको चैलेंज कैसे करेंगे, उसका एड्रेसल कैसे होगा, रिड्रेसल कैसे होगा। तो मोदी जी ने तो बड़ा खेल कर रखा है, मोदी जी का सिस्टम परफेक्ट है इस मामले में। मैं आपको पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ राम प्रकाश जी, इसको ध्यान में रखिए, ये एसआईआर वगैरह कुछ नहीं है, ये एक स्मोक स्क्रीन है, ये कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश है। सारा खेल बिहार में ये पन्ना प्रमुखों के जरिए कर चुके हैं, उसको एक वैधानिक नाम देने के लिए कल को राम प्रकाश और हेमंत अत्री जाए कि हमारी वोट कटी, तो कह दिया भाई साहब आपने तो फार्म ही नहीं भरा, आप किससे पूछने जाएंगे फॉर्म भरा तक नहीं भरा, कहां दिखाएंगे, कौन दिखाएगा, कौन सा बीएलओ। बीएलओ बैठ के अजीत अंजुम जी ने क्या दिखाया, खुद साइन कर रहे हैं हर जगह बैठ बैठ के, डॉक्यूमेंट अटैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, किसने बताया, किसने पूछा, कोर्ट तक में बात चलेगी, सब कुछ हो गया। तो मोदी जी की जो वेल्ड ऑयल्ड मशीनरी है, पूरा प्रशासन सारा खेल वो जमा जमाया है। बिहार में इनकी चोरी पकड़ी गई, समय रहते वो मुट्ठी खुल गई। अब इसको करेंगे तो फंसेंगे, नहीं करेंगे तो फंसेंगे। और राहुल और तेजस्वी जिस तरीके से मैदान में जा रहे हैं, जिस पिच पे जा रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं, जिस तैयारी के साथ जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी पहले डरी हुई थी। वही से ही कसर जो अमित शाह के अनुमान थे, उन्होंने वो एडमिट करके कर दिया कि 6 सीटों के अंदर खेल हुआ पार्लियामेंट की, उससे सारा किया डराया और एक्सपोज हो गया बीजेपी का भी और चुनाव आयोग का भी। इतनी सी कहानी। मुझे तो लगता है कि शायद चुनाव आयोग की चुप्पी जो है उसने सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की, और इसके लिए जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसी ने बढ़ाई, और ऊपर से फिर बीजेपी का बड़बोलापन, उसने फिर आग में घी का काम कर दिया। कुल मिला के इतना सा खेल है। चुनाव आयोग सूत्रों के द्वारा प्लांट करता रहा, बीजेपी उसका आनंद लेती रही, बीजेपी चुनाव आयोग को डिफेंड करती रही। भाई बीजेपी को चुनाव आयोग को क्यों डिफेंड करना चाहिए, चुनाव आयोग खुद कर लेगा अपना। तो दोनों एक दूसरे के एलाई पार्टनर घोषित हो गए, और वही चीज कांग्रेस को चाहिए थी, वहीं से सारा कैंपेन बिल्ड हो जाएगा बिहार के अंदर। ये स्थिति है। बिल्कुल सबसे आसान रास्ता था कि ज्ञानेश कुमार साहब को मीडिया के सामने आना चाहिए था, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनको रिएक्शन देना चाहिए था, और सीधे तौर पे ये कहना चाहिए था कि देश के नेता प्रतिपक्ष ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, इतने सारे सवाल उठाए हैं, ये एक तरीका उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वोटों की चोरी हुई। चुनाव आयोग इस पर जो है विस्तृत गहन जांच कराएगा। एसआईआर का जितनी गहन पुनरीक्षण हो रहा है उससे भी ज्यादा गहन जांच कराएगा चुनाव आयोग, और देश के सामने उसका रिजल्ट लाएगा। मुझे लगता है जिस दिन ज्ञानेश कुमार ने अगर इतनी बात कह दी होती तो आज ये जो पूरे सवाल थे सारे सवाल खत्म हो जाते। जो माइलेज मिला कांग्रेस को और विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, वो माइलेज खत्म हो जाता। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी के ऊपर चुनाव ये वोट की चोरी का कोई आरोप भी नहीं लगता, और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे मोदी जी के साथ नहीं चिपकाए जाते। सदन में सीना फुला करके बैठ सकते थे मोदी जी, देश की रैलियों में सीना फुला करके जा करके एसआईआर की बात कर सकते थे मोदी जी। आज जो वो मौन है, तो ये एक बड़ा मौका था। मुझे लगता है मोदी जी को ज्ञानेश कुमार साहब से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, अगर जैसा आरोप लगता है 60 गांठ का वैसा कुछ है तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।
थैंक यू सो मच।